सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। कराची के शहरी बिलबिला रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के सनतकार चिल्ला रहे हैं। मामला ये है कि अभी ही चंद रोज़ पहले बजट से मुतालिक जो तय किया गया कि कितने टैक्स वसूल किए जाएंगे 2020 और 21 के अंदर, उसमें बड़ी बड़ी बातें हुई। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया कि हम शायद बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री को सहूलियात देंगे, उनको गैस प्रोवाइड कर देंगे, टैक्स रिलीफ देंगे, सनतें चलेंगी, जॉब्स मिलेंगी, एक्सपोर्ट होगा और फिर रेवेन्यू जमा होना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तानी ख़जाने के अंदर 2020 और 21 के अंदर माफिर टैक्स वसूल हो जाएगा। सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल इस हुकूमत का है जिसने घुटने टेक दिए हैं ऑयल कंपनीज के सामने। 25 रुपये 26 रुपये प्राइजेस में पेट्रोल में डीजल में इजाफा कर दिया है। वो सनतकार जिसने एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स लिए थे बड़ी मुश्किल से, कोविड-19 के अंदर जो उसका एनवायरनमेंट था, जो इंडस्ट्री चलाने की कोशिश की थी, कर्ज लिया, मुलाजमीन को संभाला, बड़े मुश्किल टाइम से गुजरे, जिसने पैरों पे खड़ा होना शुरू किया था और उसने कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स लिए, दोबारा से फैक्ट्री चलाना शुरू की, वो दोबारा एक तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। एक मामला ये है कि गैर एलानिया तौर पर कई फ़ोन करता है उनके हुक्काम इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर और कहते हैं कि आज रात को बिजली नहीं मिलेगी आपको 12 घंटे के लिए। इंडस्ट्रीज़ वालों के पैर कपकपाने लगते हैं, उनको ऑर्डर्स पूरे करने हैं, कंपटीशन है, बड़ा ख़तरनाक कंपटीशन है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बुरे हाल के अंदर है। वहाँ इंडस्ट्री को बिजली बंद, उसके बाद मालूम होता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस के अंदर 25 रुपये का इजाफा 2 पैसे का इजाफा होता है तो बजट आगे पीछे हो जाता है फैक्ट्रीज का। 15 पैसे का इजाफा हो तो मुसीबत आ जाती है। 25 रुपए किस तरह इंडस्ट्रीज जो है संभालेंगे, किस तरह से अपने आप को हैंडल करेंगे। फिर मामला ये कि गैस महंगी मिल रही है, ये हुकूमत कैसे ये अहदाफ हासिल करेगी, टैक्स लेगी कैसे, रोजगार देगी कैसे, सिस्टम चलेगा कैसे, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसके तहत सबसे बड़े शहर जिसके अंदर इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज हैं उनके लोगों को इत्मीनान दिया जाए कि हाँ आपको बिजली मिलेगी, आपको गैस मिलेगी, आपको पेट्रोल मिलेगा। हर 2 दिन के बाद एक नए ऐसे फैसले होते हैं जिसमें हम बातें सुनते हैं बड़ी बड़ी कि माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और फिर अचानक से इतने ऐसे इस तरह के फैसले कर देते हैं और ऐसी रीजनिंग लेकर आते हैं कि सारी दुनिया के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल पाकिस्तान में। लोड शेडिंग का मामला कर ले तो दुनिया के अब कितने मुल्क रह गए हैं जहां पर लोड शेडिंग होती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। बहुत दफा पाकिस्तानी रिपोर्ट देते रहे। घाना के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग होती है, बांग्लादेश में लोड शेडिंग होती है, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में लोड शेडिंग होती है। पाकिस्तान इस फहरिस्त से निकल गया था लेकिन पाकिस्तान को दोबारा धकेल दिया गया है। कीनिया में, मोजम्बिक में, म्यांमार में, तंजानिया में, युगांडा में, कांगो में, सूडान में, इथोपिया में यहां लोड शेडिंग होती है। पाकिस्तान किस सिमत में खड़ा है, हम जा किस तरफ रहे हैं, हम किस तरह इस सारी सूरत हाल से निकलेंगे, किस तरह से आएंगे, किस तरह से कराची को संभालेंगे, किस तरह पाकिस्तान को संभालेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हमारे वुज़रा मिनिस्ट्रान कर रहे हैं। इसी मौजू के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। कोविड-19 के एनवायरनमेंट में दुनिया किस तरफ जा रही है और हम दोबारा यू टर्न लेकर एक मुसीबत के दहाने पे घुस रहे हैं। मेरे साथ टाइप पर मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून हैं अकील करीम डेडी साहब, माहिनाज बिजनेसमैन टाइकून है मियाँ जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक बिजनेस मैन भी हैं और बड़े फलाही काम भी करते हैं हुनैद लाखानी साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका पीटीआई से ताल्लुक़ है। लेकिन मैं गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ अकील करीम डेडी साहब आपसे। आप बहुत सारी अच्छी बातें इस हुकूमत की एकीडी साहब आप कहते रहें, करते रहें, उनसे खफा भी रहे हैं इलेक्शन के बाद। अब ये वाला जो सिनेरियो है, सिनेरियो के अंदर लॉजिक तो बहुत क्लियर है। इंटरनेशनल फिगर सामने रखे, पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइजेस कम है, डीजल के प्राइजेस कम थे, हुकूमत ने बढ़ा दिए। तो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले क्या हुकूमत को नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में प्राइजेस क्या है? जब सनतकारों के साथ बैठ के बात करते हैं, जब इंडस्ट्री के साथ बैठ के बात करते हैं तो सूरत हाल कुछ और होती है। यहां मामला तो यह था कि पूरे मुल्क के अंदर डीजल पेट्रोल सप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मान नहीं रही थी कंपनीज। क्या ये बात सही नहीं है कि इन कंपनीज के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और वो जो एक मामला था माफिया वाला, वो इस माफिया वाले मामले में इंडस्ट्री को जकड़ लिया, पकड़ लिया? एकीडी साहब, मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें कहूंगा। जो प्राइस इस वक्त बढ़ी है, ये प्राइस इसके पहले पास ऑन की गई थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस बढ़ी है। प्राइस अभी भी कम है। अगर ऑन द होल आप देखेंगे 2 कट आए थे, 2 कट आने के बाद तीसरे कट में प्राइस बढ़ी है। उसकी वजह ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ गई है।
पहले जब गिरी थी गवर्नमेंट ने पास ऑन कर दिया, अब बढ़ी है तो गवर्नमेंट उसको भी पास ऑन कर रही है। क्योंकि ऑयल की प्राइस बढ़ी है, अभी भी ऑयल की प्राइस इनके आते हुए थोड़ी बहुत एकेडी साहब यकम को क्यों नहीं की, ये 4 दिन पहले क्यों कर दी? हमेशा तो यकम 1 तारीख को होती है, 4 दिन पहले। ये आपकी बात फेयर है कि ये 4 दिन पहले करने की जरूरत नहीं किन थी। लोगों ने जखीरा अंदोजी की थी जिनको फायदा हुआ है? ये तो क्लियर बात है, कुछ लोगों ने बचाया हुआ है ना। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे पास की इंफॉर्मेशन है कि हमारे मुल्क में होता ये है कि आप जब इंपोर्ट करने जा रहे होते हैं तो डीजी ऑयल जो है ना आपको कोटा देता है। जिन लोगों ने कोटे को इंपोर्ट नहीं किया उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो देखा उनके तो नाम ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। जो गवर्नमेंट को करने की जरूरत है कि डीजी ऑयल जो कोटा सबको देता है उसको उन्होंने कमीशन का हेड बनाया, जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। उस बंदे को बनाना चाहिए, वो खुद को भी इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए। डीजी साहब को जो है वो लटकाया जाए। मामला ये है सर, एकेडी साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इंडस्ट्री इस वक्त बहुत परेशान है। मेरे साथ बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग वो हैं, वो चक्कर आ रहे हैं उन्हें कि किस तरह संभालेंगे। 10-20 पैसे अगर डीजल में आगे पीछे हो जाए तो मामला होता है, या 25-26 रुपए का किस तरह संभालेंगे? मियां जाहिद हुसैन साहब, ये सारी सूरत हाल के अंदर आप क्या कहेंगे? इंडस्ट्री चलेगी, एक्सपोर्ट होगा, पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा, हुकूमत को टैक्स मिलेगा? सबसे पहले बात तो ये कि ये अचानक जो इसकी कीमत बढ़ी है, ये कोई 33% के करीब इन्होंने कल कीमत बढ़ाई है। खुदा की पनाह, इतनी कीमत कहीं दुनिया में बढ़ती है? दुनिया में जो पेट्रोल और गैस जो है वो सब जगह सस्ता हो रहा है और हमारे यहाँ बढ़ रहा है। अभी थोड़ी बहुत जो उसमें टर्बुलेंस होती है पेट्रोलियम प्राइसेस की वर्ल्ड ओवर, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप यहाँ पे 33% प्राइसेस बढ़ा देंगे। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपने पूछा कि इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री 50-60% तो पहले ही बंद है। कुछ लॉकडाउन की वजह से बंद है, कुछ कोरोना की वजह से बंद है, कुछ ऑर्डर कैंसिल हो गए बाहर, उसकी वजह से बंद है। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी पहले ही दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारी बिजली और गैस की कीमतें पहले ही ज्यादा है हमारे। और आपको एक चीज अभी आपने जिक्र नहीं किया, गैस भी नहीं मिल रही। इंडस्ट्री जो है इस वक्त गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। अब इंडस्ट्री जाए कहाँ, किधर माल बेचे? उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप देखें, उसको पानी नहीं मिल रहा, उसकी कीमतें ज्यादा है। गवर्नमेंट ने 1000 अरब रुपए का टैक्स का बताया था कि जी हम नए टैक्स इसमें टैक्स नहीं लगाएंगे, मगर 1000 अरब रुपए के टैक्स ज्यादा इकट्ठे होंगे। वो क्या जादू से इकट्ठे होंगे? अब इसमें आप देखिए, इसमें पेट्रोलियम लेवी जो है इस वक्त 50 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी है। तो दुनिया की मतलब कहीं होता है इस तरीके से कि 50-50 रुपए लीटर आप पेट्रोलियम लेवी लगा दें, फिर आप इंडस्ट्री को कहीं चलें? मैं तो ये समझता हूं कि जो 50-60% इंडस्ट्री हमारी बाकी बच गई है, शायद ये उसको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। देखें, गवर्नमेंट का काम है एनवायरमेंट देना। इंडस्ट्री को कहीं एनवायरमेंट है ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से एनवायरमेंट है ना गैस। अच्छा, फिर गवर्नेंस की बात देखें, चीजें अवेलेबल ही नहीं है। आपने पेट्रोलियम की कीमतें जो कम की थी तो पेट्रोल मिला कहाँ लोगों को पेट्रोल मिला ही नहीं कम कीमत के ऊपर, डीजल मिला ही नहीं कम कीमत के ऊपर। गवर्नेंस है ही नहीं, कहीं नजर नहीं आती गवर्नेंस। और इस तरीके से पूरी इकोनॉमी आपकी शैम्बल में है। लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, प्रोसीड्स कैसे? एक मतलब कोई एक दुखड़ा हो तो बताया जाए, कोई एक मसला हो तो बताया जाए। और इसमें स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के आप देख लें, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं। उनको लाले पड़ गए हैं, वो तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दी है कि आप रिट्रेंचमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इतनी बड़ी रिट्रेंचमेंट होगी, इतनी इंडस्ट्री आपकी बंद होगी कि आप परेशान हो जाएंगे। इंडस्ट्री बंद होगी। मैं हुनैत लखानी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। एजुकेशनिस्ट हैं, सनतकार हैं, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, आवाम की खिदमत करें। कोविड-19 के अंदर उन्होंने सारे एनवायरनमेंट के अंदर एक नई मिसाल कायम की। अपने वालिद के नाम से एक अच्छा मुफ्त हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो एक्टिव होने वाला है। हुनैत लखानी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट भी करते हैं। लेकिन लोग पीटीआई की गवर्नेंस से, शायद आपके काम से तो मुतमईन हो कि आप अस्पताल बना रहे हैं, अपने वालिद के नाम पे बना रहे हैं, कैसे वक्त में बना रहे हैं जब बेड्स अवेलेबल नहीं है, सहूलियात अवेलेबल नहीं है, वो आप सारा काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है कराची के लोगों के लिए लोड शेडिंग के मामले में बिल्कुल नाकिस। कोई बात करने वाला नहीं है केई से, वो मनमानी किस्म की लोड शेडिंग कर रही है, किसी को खाते में नहीं लेकर आती, ना सिंध गवर्नमेंट को ना फेडरल गवर्नमेंट को। बस लोड शेडिंग 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। इस सारी सूरत हाल में आप पीटीआई को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री को भी कर रहे हैं, एजुकेशन को भी कर रहे हैं। कितनी मुसीबत में कराची के लोग। लखानी साहब, किस तरह आप इस सारे मामले को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने का। सेकेंडली जो आपने बात की उसको उसका ख़ुलासा सिंपल ये है कि अगर इंडस्ट्री कमाएगी तो मुल्क कमाएगा, मुल्क कमाएगा तो
आगे निकलेगा, गरीब को नौकरी मिलेगी और इंडस्ट्री का कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई और स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। और इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालत चल रही है, एक रिसेशन आ गया है, तमाम की तमाम टूरिज्म इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री और सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज आर गोइंग डाउन। सप्लाई चेन टूट चुका है, ऑयल की फ्लक्चुएशन कभी माइनस में चले जाता है, कभी बहुत ऊपर चले जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो शुरुआत है, आगे और भी बहुत सारे ज़लज़ले तूफ़ान आएंगे और हमें इन सब के लिए अभी से तैयार होना है। हमें मायूसी नहीं लानी चाहिए बिल्कुल भी। जो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं कि लोग जो है वो कई से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी को खातिर में नहीं लेकर आते हैं। जो बिजली महंगी है कराची के लोगों के लिए, इस वक्त हम कमरे में बैठे हुए जी आपके कैमरा के सामने बैठे हुए हैं और पसीने से भीग रहे हैं, तो ये तो KSC का जो अजाब है वो तो हर आदमी जो है उस पर बीत रहा है। और ये इंडस्ट्रीज़ के साथ तो और भी ज़्यादा ज़्यादती है। अगर इंडस्ट्रीज़ ने कमाना है तो उनको तो बग़ैर नागा के बिजली सबसे पहली फुर्सत में मिलनी चाहिए। अगर मज़दूर ने घर जाके आराम से सोना है तो उसको सुकून की नींद मिलनी चाहिए ताकि वो बेहतर काम कर सके। असल में सवाल एक ही साहब यही है, जो बात लखानी साहब कर रहे हैं, जो बात मियां जाहिद हुसैन साहब कर रहे हैं। अकील भाई, ये जो हैंडलिंग है KE की, ये हैंडलिंग क्यों ठीक नहीं है? ये कैसे पॉसिबल है कि गैर एलानिया तौर पर 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे सनतों को बंद कर दें, शहरियों को बिजली ना दें और ये सिलसिला जारी रहे और वफाकी हुकूमत कह के हम कर रहे हैं, देखते हैं, बात हो रही है और सूबाई हुकूमत बोले हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुराद अली शाह साहब बोले मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वफाक जाने, वो जाने, कराची के लोग जाने, मुजाहरा करते रहे। अभी KE के हेड ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा मुजाहरा चल रहा है, सनतकार खड़े में, शहरी खड़े में, कोई पूछने वाला नहीं है KE को। अकील भाई मेरी बात सुन ले पूरी, आपको मैं बता सकता हूँ इसके हवाले से, क्योंकि कुछ नॉलेज हमारी है जो आपको हम पास ऑन करना चाहेंगे ताकि आवाम को पता चले कि इलेक्ट्रिक सिंगाई इलेक्ट्रिक बाई कर चुका है। 2 साल से ब्यूरोक्रेसी ने हर्डल्स क्रिएट की हुई है और वो डील को थ्रू नहीं होने दे रहे। कि इलेक्ट्रिक का इन्वेस्टर निकलना चाहता है पाकिस्तान से, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे ग्रुप को लेके आए और वो के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल संभाले। तो सबसे पहली तो इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि ये जो के इलेक्ट्रिक की डील को सबूताज जो करने बैठे हुए वो कौन लोग हैं, नंबर 1। सेकंड में आपको ये बताऊं कि मियां जाहिद साहब ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी जो है 50 रुपए है। मैं ये समझता हूं कि हमें कोई भी बात गलत बयानी से नहीं कहनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए भी होगी, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक आपकी सरप्लस है और इस इलेक्ट्रिक सरप्लस होने की वजह से गवर्नमेंट को कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है। इसी कैपेसिटी पेमेंट की वजह से के इलेक्ट्रिक या पाकिस्तान पूरे में चार पे प्राइस हमें ऊंची देनी पड़ती है। तो ये जो चीजें हैं हमें ये टेकअप करनी चाहिए। मियां जाहिद साहब को ये बात टेकअप करनी चाहिए, उन्हें को करनी चाहिए, फेडरेशन को करनी चाहिए, चैम्बर को करनी चाहिए। जब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, हम ही लोगों ने LNG मंगवाई और हम आज कह रहे हैं क्योंकि LNG महंगी पड़ती है तो हमें LNG नहीं चाहिए, हमें तो गैस चाहिए सस्ती। देखें, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के डीप पॉकेट नहीं है। पाकिस्तान ने अगर सब्सिडी कोई गरीब आवाम को हम दें तो बात समझ में आती है। इंडस्ट्री ये कहे कि उनके पैसे भी बने और वो सब्सिडी भी खाएं, ये पॉसिबल नहीं है। सबको हमें आना चाहिए सामने और गवर्नमेंट के साथ बैठ के गवर्नमेंट के मसले को भी हल करने की जरूरत है। हम अगर गवर्नमेंट को 24 घंटे सब्सिडी मांगते रहेंगे तो ये मुल्क इस तरह सरवाइव नहीं कर सकता। आप सब माशाल्लाह समझदार लोग हैं, आप लोग ये टेकअप करें कि भाई जब आपने LNG मंगवाई क्यों है। आज कतर से हमको LNG इतनी महंगी पड़ रही है और ये किन लोगों ने कहा था कि हम LNG को इस्तेमाल करेंगे? हम ही लोगों ने कहा था ना, तो हम लोग आज क्यों नहीं कर रहे भाई इस्तेमाल? ये गवर्नमेंट के ऊपर है। हमने इतनी ह्यूज कैपेसिटी इलेक्ट्रिक की लगा ली है, आज हम मर गए कैपेसिटी पेमेंट दे दे के। तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी बैठ के गवर्नमेंट के मामलात को देखने की जरूरत है। जाहिद भाई बात क्लियर कर रहे हैं AKT साहब, आपने गलत फैसले किए, अब आप भुगत रहे हैं और ऊपर से गलत फैसले हो रहे हैं तो ज्यादा भुगत रहे हैं। तो भुगतना तो आप नहीं, इंडस्ट्री ने भुगतना है, नहीं एक्सपोर्ट करे। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, देखें, ये हम बातचीत से मसले हल कर सकते हैं। हम एक दूसरे को ब्लेम देके कुछ भी हल नहीं करेंगे। आज आपका हब पावर के पास ह्यूज कैपेसिटी है,
लेकिन हम उससे क्यों नहीं खरीद ले बिजली भाई? हम क्यों उसको कैपेसिटी पेमेंट दे रहे? हम इतने कतर के 2 प्रोजेक्ट लगे हुए 1200 मेगावाट के, वो भी आ गए। कोल के प्रोजेक्ट लगे, पूरे आप लाहौर में गैस प्रोजेक्ट लगे हुए, तो भाई आप उनको पैसे दे रहे हो, खरीद नहीं रहे हो। तो ये वजह क्यों है? ये सारी चीजें बैठनी चाहिए और बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए। बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए। मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जफर अब्बास साहब, जेडीसी के, जो हर मसले के अंदर आ जाते हैं, कई वाले उनसे घबराते हैं। मामला यह कि कराची के अंदर जो लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती, और थोपियों जैसी सूरत हाल है कराची के अंदर। सूरत हाल किस तरह हैंडल होगी, इस वक्फे के बाद बात करेंगे। क्या कराची के लोग लावारिस हैं? कराची के सनतकार लावारिस हैं? बिजली नहीं मिल रही हो, सिंध हुकूमत कहती है वफाक का मामला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वफाक कहता है हम बात कर रहे हैं। कई 2 घंटे से 4 घंटे, 4 से 10 घंटे, 10 से 14 घंटे लोड शेडिंग करती है गैर आलानिया तौर पर। सनती इलाकों के अंदर भी, शहरी इलाकों के अंदर भी लोग बिलबिला रहे हैं। कोविड-19 में क्वारंटाइन हुए हुए हैं घरों में। बहुत सारे इलाके सिंध हुकूमत ने बंद किए हुए हैं कोविड-19 की वजह से, बाहर नहीं निकलना, अंदर बिजली नहीं है। सूरत हाल बहुत गंभीर है और कोई पूछने वाला नहीं है। लोग खड़े में खुद अपने हक के लिए केई के ऑफिस के बाहर शोर मचा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। कोई सियासी जमात साथ नहीं है, कोई हुकूमती नुमाइंदा साथ नहीं है, सनतकार बिलबिला रहे हैं। सूरत हाल कैसे हैंडल होगी, कैसे ऑन किया जाएगा कराची को? जफर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है। कई दफा इन पर पाबंदी लगाई है, कई के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, पता नहीं आजकल बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जफर अब्बास साहब, आपको इजाजत है बिजली के मामले में कई से मुतालिक बात करने की? सर अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेरे तो इस वक्त भी घर में लाइट नहीं, मैं बाहर निकल के आपसे बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम देखिए इतनी बड़ी है कि मुझ पे तो अदालत में ये बोलते हैं, इन लोगों ने जो मुझसे सूट फाइल किए हैं, जिस वक्त मैंने उन बेगुनाह लोगों की जो करंट लग लग के मर रहे थे पोलों के साथ, मासूम बच्चे कराची के, मैंने जब उनके खिलाफ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR कटवाई उनकी फैमिली के साथ। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने FIR कटवाई थी कॉल में? जी, कंटम ऑफ कोर्ट अभी मेरे पास 5वां 6ठा कंटम ऑफ कोर्ट इन्होंने कर दिया है। फिर 30 जुलाई को जाऊंगा, सुबह से हाई कोर्ट में बैठा रहूंगा। मेरे साथ तो पूरे साल ये हो रहा है, लेकिन खामोश मैं इसलिए नहीं रहूंगा। मेरे शहर के लोग जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब खुद आके देखें कि किस तरीका से 60 गज और 80 गज के घरों पे बिल दे रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। बेवाएं कैसे भरेंगी 1,60,000 रुपए का बिल? 1,60,000 रुपए का बिल भरेंगे? रोटी खाना छोड़ दें, खाना खाना छोड़ दें, क्योंकि यहाँ माफियाज का राज हो चुका है। आप देखें, एक साहब वो हैं जो जाली जमीनें बेच देते हैं, उसके बाद लोगों को चेक दे देते हैं, वो जिंदगी भर क्लियर नहीं होते, वो सबसे बड़े बिल्डर बने घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इनके खिलाफ कोई टीवी चैनल बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने आज आवाज उठाई है, आप पहले भी उठाते रहे। इस वक्त कराची के लोग जिस तरह रुसवा हो रहे हैं, जो लोग घरों में क्वारंटाइन किए हुए हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन मशीनें ले ली हैं क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर का वजन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो बिजली नहीं होती तो वो कहां से उनको ऑक्सीजन मिलेगी? तो बात यह कि पहले आप इस में लोगों को मारने का, आज आप क्वारंटाइन के जरिए जो लोग घरों के अंदर हैं, मरीज हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं आ रही है, उनको मारने के जिम्मेदार बन जाइए। लेकिन जो आपके खिलाफ बोले उस पर इतने झूठे केसेस ठोक दीजिए कि वो बेचारा फेस ही नहीं कर पाए। हम तो हिम्मत कर रहे हैं, हमें उम्मीद भी अपनी अदलिया के ऊपर, लेकिन बात फिर वही है, आपकी बात बिल्कुल सही, पार्टियां क्यों खामोश हैं? पार्टियां क्यों खामोश हैं? सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी कराची से, लखानी साहब आपकी जमात ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। लोगों ने इमरान खान को कराची से वोट दिए हैं। कोई बात नहीं करती है वफाकी हुकूमत, कोई बात नहीं करती पीटीआई के लोग सामने जाके बात नहीं करते हैं। एयर कंडीशन रूम के अंदर CEO साहब से मीटिंग की और कहा कि हाँ कल से बिजली खत्म हो जाएगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, मामला ठीक हो जाएंगे। गवर्नर साहब को भी पुसला के उसने जो है आगे पीछे कर दिया। ये पीटीआई कराची में ये मसाइल हल करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ती? मीटिंग्स नहीं, रिजल्ट वाले मामला पे क्यों नहीं आती? लखानी साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं मौका है इस पे मैं बताऊं कि ज़फ़र जो हैं बहुत निडर आदमी हैं और माशाल्लाह से कोरोना में जो भी मैंने आज काम किया है इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आदमी हैं, इनकी लीडरशिप में सारी चीज़ें हो गई और अगर ये ना होते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो कोरोना के हॉस्पिटल का बहुत सारा क्रेडिट ज़फ़र अब्बास और इनकी JDC को जाता है। सेकेंडली, जहाँ तक आपने कराची के बिजनेसमैनों की बात की कि वो लावारिस हैं, तो ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। कराची के बिजनेसमैनों ने अपने आप को खुद लावारिस किया है और अपने आप को लाताल्लुक़ किया पॉलिटिक्स से। देखिए, आज जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसका मेन रीज़न कराची की सीटें हैं।
लेकिन उसके बावजूद बिजनेसमैन की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि बिजनेसमैन ने अपनी फैमिली से, अपने लोगों में से किसी को आगे नहीं किया, पॉलिटिक्स को गंदा समझ के पीछे रहे और गंदे लोगों को आगे आने दिया। और बहुत मिल गए बिजनेसमैन, तो क्या पीटीआई को सबसे ज्यादा पीटीआई ने कराची के लोगों को क्या दिया? हम सियासी जमातों के शोर मचाने की बात कर रहे थे, कराची के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आखिरकार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आपने ये सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज देखा। ज़फ़र अब्बास साहब, सूरत हाल ये है कि कराची से जो वोट लेने वाली पार्टीज़ हैं वो सोच समझ के आगे बढ़ती हैं, लेकिन लोगों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, महंगाई के, पेट्रोल के, बिजली के, इसके, उसके लिए फोकस नहीं होता। आप पर केसेस हैं, आप बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, ये पार्टीज़ आपके साथ ताउन क्यों नहीं करती? आप इनके पार्टीज़ के साथ जाके खड़े क्यों नहीं होते कि लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पीटीआई आपके साथ आए, एमक्यूएम आपके साथ आए, जमात इस्लाम भी आपके साथ आए? सर मुझे नहीं मालूम, मैंने एशिया का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चलाया है अभी कोविड में, और आज की डेट में चल रहा है, 135 दिन हो गए। मेरे पास तो ना कोई वजीर आला आए, ना गवर्नर आए, ना मुझे कोई इनका मैसेज आया, कोई ट्वीट मिली। कोई हल्की बात नहीं है। कराची शहर में ये हुनैद लखानी साहब मौजूद है, अरबों रुपए की बिल्डिंग इन्होंने मिला दी हमारे साथ प्रोजेक्ट में, करोड़ों रुपए का सामान हमारे साथ मिलकर खरीद रहे हैं, और लोगों के लिए फ्री कोरोना अस्पताल, 20-20 लाख का इलाज कराओ, एक पैसा मत देना। इस प्रोजेक्ट में भी कोई वजीर वज़रा साथ नहीं आया, ना उनको कोई मैसेज। तो बात यह कि मुझे इनकी कोई फिक्र भी नहीं है। आधा कराची लेके घूम रहा है पर्चियां कि हमने फला हाउसिंग स्कीम में प्लॉट लिया था, गरीब थे हम, मिस्कीन थे, इसी बाद में मालूम हुआ जाली थी, जाली चेक दे दिया, आज तक क्लियर नहीं हुआ। कोई साहब उन साहब का नाम टीवी भी नहीं ले सकते, गैस लोगों के घरों में नहीं आ रही। अकील भाई, प्रोग्राम के ऊपर खत्म हो रहा है। जफर भाई, मैं अकील भाई को शामिल कर लूं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अकील भाई, ये जो मसाइल है कराची के लोगों के, ये हल क्यों नहीं होते? ये किस तरह के जाली किस्म का सेटअप हर जगह पे है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कराची वालों को कोई सुनने वाला नहीं है, ये बात सही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हर बजट में कोई ऐसी चीज नहीं दी जाती कि कराची के हवाले से कोई ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जाएं जिससे कराची की आवाम को मुश्किलात से निकलने में मदद मिले। आपके लिए सबसे बड़ा कराची का जो इशू है वो इशू है पानी, वाटर, सीवरेज, और ये 3-4 चीजें हैं, और इलेक्ट्रिसिटी। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हर सूरत में वफाक को भी चाहिए और सूबे सिंध को भी चाहिए, गवर्नमेंट को, कि इसके ऊपर फोकस करें। और ये बुनियादी चीजें अगर आप आवाम को नहीं देंगे तो इसकी वजह से आगे फर्दर मुश्किलात भी हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम ने सही एहतजाज कर रही है, और लेकिन इनको जाके पार्लियामेंट में ज्यादा जाके वो फोरम ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोरम है, सुबह की पार्लियामेंट में मियां जाहिद हुसैन साहब, रिमार्क्स क्या कहेंगे? कराची के लोग कहाँ जाएं, कहाँ दरवाजा खटखटाएं? जी, बड़ी सिंपल सी बात है जी। हम बात कर रहे थे लोड शेडिंग के ऊपर, तो बात यह है कि इतने बड़े बड़े इदारे हैं, इनको नहीं पता कि हमें फर्नेस ऑयल कितना दरकार होगा, हमें गैस कितनी दरकार होगी, उसके लिए ये इंतजाम नहीं कर सकते। इसमें गवर्नमेंट कहाँ सो रही है, नेपरा कहाँ सो रही है, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, कि इलेक्ट्रिक क्या कर रही है। सिंपल सी तो बात है भाई, गैस और उसके फर्नेस के बगैर तो बिजली बनेगी नहीं। तो रॉ मटेरियल का जिस कंपनी को होश नहीं है कि मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए, इतना दरकार है, और वो देखिए आप कराची की कॉस्ट के ऊपर 65% रेवेन्यू कराची वाले देते हैं, और उनको खेल तमाशा आपने बना रखा है। वो सीईओ साहब आके कहते हैं कि जी हमें गैस नहीं मिली, हमें फर्नेस नहीं मिला, तो हम किससे बनाए? अरे भाई, तो आपको पहले नहीं पता होता कि आपको कितना डेली चाहिए और कितने दिन के लिए चाहिए, तो आप उसका अरेंजमेंट करें। यानी कराची वालों को खेल तमाशा बना रखा है कि कभी वो इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, और वो जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, और आपको रेवेन्यू भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, गर्मी का अजाब भी भुगत रहे हैं। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? मैं ये समझता हूँ कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन शैम्बल्स है, कोई आदमी संजीदा नहीं है, कोई अपने काम का जिम्मेदार नहीं है। और बिजली का जहां तक ताल्लुक है, बिजली 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री कहां से रेवेन्यू देगी, कहां से लोगों को रोजगार देगी, कैसे कारोबार करेगी? तमाशा बनाया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, अकील करीम रेड्डी साहब, ज़फ़र अब्बास साहब। सूरत हाल गंभीर है, सोल्यूशन नहीं आ रहा, मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं, सोल्यूशन जिसके पास है वो तवज्जो नहीं दे रहे। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।